पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इतिहास में कभी इतनी अनोखी कल्पना नहीं की गई कि क्या हमारी कोशिकाएं परमाणुओं जैसी छोटी चीजों से अचानक ये बड़ी सी दुनिया बन सकती है। ये इस कदर अलग अलग हिस्सों में फैल सकती हैं। इस दुनिया के इस तरह बनने के रहस्यों ने दुनिया के महान लोगों को इसकी तहकीकात में लगा रखा है और शायद किसी रोज हमारे सामने ये भेद खुल जाएंगे और हम शॉक होकर रह जाएंगे। क्या दुनिया में 3 से ज्यादा डायमेंशंस हैं? स्पेस, टाइम और खुद जीवन, कॉस्मोस के सारे रहस्य इस वॉर्म होल के भीतर छिपे हैं। विज्ञान शो पेश करता है इज मोर द 3 डायमेंशंस। ऊपर नीचे, आगे पीछे, अगल बगल में। अगर आपको दुनिया में कहीं भी जाना है तो आप इन्हीं 3 डायमेंशंस पर बने रास्तों पर जा पाएंगे। आमतौर पर ये दुनिया के सभी हिस्सों को समेट लेती है, मगर क्या ऐसा सच में होता है? कई वैज्ञानिक अब इस बात को मानते हैं कि हमारी दुनिया सिर्फ 3D नहीं है। यहाँ घूमने के और भी रास्ते हो सकते हैं और इन नई डायमेंशंस को खोजना ही फिजिक्स में सबसे बड़ा पुरस्कार होगा और ये हमारी दुनिया को देखने के नजरिए को बदल देगा। जब मैं मिसिसिपी डेल्टा में रहने वाला एक छोटा लड़का था, वहां सारी गर्मियों में मक्खियां पीछा नहीं छोड़ती थी। उनमें से कुछ तो पानी में चल सकती थी, लेकिन कई बार वो पानी के नीचे घात लगाकर बैठे जीवों का शिकार हो जाती थी। उन मक्खियों को अपने खतरे का कभी अंदाजा नहीं होता था, मगर ऐसा क्यों था? क्या उन्हें वो तालाब गहरा नहीं लगता था? क्या वो 3D में गहराई नहीं देख पाती थी? क्या हम सब भी उन मक्खियों की तरह ही हैं, जो दुनिया को सही से समझ नहीं पा रहे हैं? सुजन बेरी को हम इंसानों के सोचने की क्षमता के बारे में अच्छी जानकारी है। वो तिरछी आंखों के साथ पैदा हुई थी। बचपन में उनकी एक आंख एक दिशा में तो दूसरी आंख कहीं और देखा करती थी, इसीलिए वो सही से देख नहीं पाती थी। जब मैं छोटी थी तब तिरछी आंखें होने के कारण जब मैं अपनी दाहिनी आंख से इस एप्पल को देखती थी तो मेरी बाईं आंख कहीं और ही देख रही होती थी, जैसे उस घड़ी को, मतलब एक आंख घड़ी और दूसरी आंख एप्पल को देख रही होती थी। और मेरे दिमाग को लगता था जैसे घड़ी और एप्पल दोनों एक ही जगह एक ही साथ रखे हुए हैं। और अगर आप गौर करें तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव स्थिति है, क्योंकि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको किधर जाना है? आप चीज कैसे छोड़ेंगे जब आपको मालूम ही नहीं होगा वह असल में कहाँ रखी है? तो अगर आपकी आंखें तिरछी हैं तो आपको काफी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो मैंने इसके लिए एक आंख से मिल रही इंफॉर्मेशन को नकारना शुरू कर दिया जो ज्यादा तिरछी थी। सुजन जब छोटी थी तब उनकी आंखों की सर्जरी हुई थी, मगर उससे वो केवल बाहरी तौर पर बदली। वो सिर्फ 2 डायमेंशन में ही चीजें देख सकती थी। उनके लिए गहराई जैसा कुछ नहीं था। सब कुछ, यहाँ तक कि उनका खुद का रिफ्लेक्शन भी पूरी तरह से फ्लैट था और ऐसा लगता था जैसे वो सदा ऐसी ही रहेंगी। पिछले 5 सालों में ऐसी मान्यता बन चुकी है कि अगर आपने अपने जीवन के शुरुआती सालों में चीजों को 3D में देखना शुरू नहीं किया तो आप शायद आगे ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन 40 वर्ष की सुजन ने एक कठिन विजनरी प्रोग्राम से गुजरने की ठानी। वो अपनी दोनों आंखों को एक ही चीज पर देखना सिखा रही थी, जिससे उनके दिमाग को सही डायमेंशंस का अंदाजा हो सके। और उनके 48वें जन्मदिन के बाद एक दिन कुछ बेहद शानदार हुआ। मैं बाहर आकर अपनी कार में बैठी उसे शुरू कर रही थी, तभी मैंने स्टीयरिंग व्हील को देखा और मुझे उभरा हुआ दिखाई दिया। वो डैशबोर्ड और मेरी सीट के बीच के गैप में उभरा हुआ था और मैंने पहले कभी वैसा कुछ नहीं देखा था। और उस दिन से मेरा स्टीरियो विजन अचानक से हमेशा के लिए वापस आ गया था और वो मेरे लिए किसी करिश्मे जैसा था।
मैं किचन के सिंक में घंटों पानी को बहता हुआ देखती और सोचती कि मैंने कभी आर्क जैसी चीज नहीं देखी थी। वो नजारा बहुत सुखद था। अचानक से इस एक्स्ट्रा डायमेंशंस का रास्ता खुल जाना सुजन बेरी के लिए एक चमत्कार सा था, लेकिन इससे हमें मालूम सिर्फ 3 डायमेंशंस के अलावा कोई और डायमेंशंस के छुपे होने की बात भी दुनिया भर में साइंटिफिक इन्वेंशंस का हिस्सा बन चुकी थी। हार्वर्ड में फिजिक्स की प्रोफेसर रही लीजा रैंडल इस खोज में सबसे आगे थी। वो दुनिया को मुझे और आपसे बेहद अलग तरीके से देखती है। मैं एक रोज काम पर जा रही थी और मैंने सोचा कि शायद ही दुनिया में एक्स्ट्रा डायमेंशन जैसी कोई चीज होती होगी। उनके ऐसा विश्वास न करने के पीछे शायद ये बात छुपी थी कि दुनिया में संभवतः 3 से भी कई ज्यादा डायमेंशंस हो सकती है। ये पेपर क्लिप, ये काफी अजीब है कि जब मैं इस मैग्नेट से इस पेपर क्लिप को उठाती हूँ तो वो इस पर चिपक जाता है, भले ही सारी धरती इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हो। इसका मतलब ये है कि इस क्लिप पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इस पर लग रहे ग्रेविटेशनल फोर्स के हटाने के लिए काफी है। तो यहाँ ये रहस्य है कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ग्रेविटी से इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे है। फिजिसिस्ट इस बात को मानते हैं कि दुनिया 4 मुख्य फोर्सेस से चल रही है। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये एक ऐसा फोर्स है जो चीजों को इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा प्रभावित करता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी ताकत न्यूक्लियर वेपन से समझी जा सकती है। तीसरा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसे रेडियो एक्टिव डिके होता है। ये शुरुआती तीनों फोर्स लगभग समान क्षमताओं वाले होते हैं, लेकिन चौथा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कमजोर है। ये इनसे कई ट्रिलियन गुना कमजोर है। तो हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तलाश कर रहे हैं जो ये समझा सके कि ग्रेविटी क्यों इन 3 फोटो से इतनी कमजोर है। और इनमें से एक संभावना जो हम सोच पा रहे हैं वो ये है कि स्पेस में जरूर कोई चौथी एक्स्ट्रा डायमेंशन होगी, और अगर ये सही हुआ तो हम समझ पाएंगे कि ग्रेविटी कमजोर इसलिए है क्योंकि वो किसी और डायमेंशन के केंद्र में फिक्स्ड है। एक्स्ट्रा डायमेंशंस के होने की बात हमारी सभ्यता में प्लेटो जितनी पुरानी है। उसने हमारी पृथ्वी को अंधेरे में आग की रोशनी से चमकती हुई गुफाओं की तरह माना, जहां परछाइयां 2D में बनती, लेकिन गुफा की दीवार और वहां मौजूद चीजों से टकराकर इधर उधर होती। ये सब उनसे छिपी हुई तीसरी डायमेंशन की वजह से होता था। एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप जैसे टेट्राहेड्रन, जिसकी 4 समान भुजाएं होती हैं, वो दीवार पर एक ऐसी परछाई बना सकता है जिसमें एक साइड दूसरे से छोटी नजर आती हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डायमेंशन अपने पूरे अस्तित्व को छुपा सकती है। तो शायद इसी वजह से हम ग्रेविटी की पूरी शक्ति को अब तक समझ नहीं पाए हैं। और लीजा रैंडल की रिसर्च बिल्कुल प्लेटो से शुरू होकर परछाइयों पर पहुंच जाती है। तो यहाँ मेरे पास एक 3 डायमेंशनल क्यूब है, और अगर इसमें सिर्फ एक तरफ से लाइट डाली जाए तो मैं शायद इसे एक स्क्वायर ही समझ लूंगी जो 2 डायमेंशनल होगा। हालांकि इसे रोटेट करने से और डिफरेंट एंगल से लाइट डालने पर आप समझ जाएंगे कि ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और ये सारी बातों को जोड़कर आप इसकी आकृति भी समझ लेंगे। जैसे एक 2 डायमेंशनल परछाई हमारी एक 3 डायमेंशनल क्यूब की आकृति को समझने में हेल्प कर सकती है, तो हम एक 4 डायमेंशनल क्यूब यानी हाइपर क्यूब को भी उसकी 3 डायमेंशनल शैडो को देखकर समझ सकते हैं। हम एक हाइपर क्यूब को डिफरेंट प्रोजेक्शन से देख सकते हैं, और एक एंगल में हमें ऐसा लग सकता है कि ये क्यूब है, मगर दूसरे एंगल से लगेगा जैसे ये क्यूब के अंदर क्यूब है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम 4 डायमेंशन में नहीं है। तो ये एक ऐसा रहस्य है जिसमें हम नहीं जानते हैं कि इस प्रक्रिया में कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन की भी हिस्सेदारी है। लेकिन अगर कोई 4th डायमेंशन सच में है, तो क्या हम चीजों को अपनी आकृति बदलते या पूरी तरह से उल्टा होते हुए भी क्यों नहीं देखते? क्या ऐसा हो सकता है कि 4th डायमेंशन में मौजूद सारी चीजें किसी तरह से हमारी दुनिया में पहुंचने से रोक दी गई हैं? क्या वो कहीं और छिपी हुई है? तो अगर एक्स्ट्रा डायमेंशन जैसा कुछ है तो वो बहुत शानदार तरीके से छिपी हुई है। इसकी वजह से हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए हैं। मगर ऐसा क्यों है? शायद ये डायमेंशन इतनी छोटी है कि हम इन्हें नोटिस भी नहीं कर पाते। मगर इस वैज्ञानिक को लगता है कि उसने उन्हें ढूंढने का एक तरीका खोज लिया है, और जिन डायमेंशंस को हम देख नहीं पाते, असल में वो ही हमारी दुनिया में चल रही चीजों को कंट्रोल करते हैं। यूसी इरवाइन के फिजिसिस्ट टिम टेट मानते हैं कि दुनिया की ज्यादातर चीजें 4th डायमेंशन में पहुंचकर गुम हो गई हैं।
वो अपना ज्यादातर समय उस डायमेंशन की तलाश में निकालते हैं जो शायद चीजों को गायब कर देती है। जब आप स्कूबा डाइव करते हैं तो आपको अपनी गहराई, ऊंचाई, आसपास की चीजों से दूरी का खास ख्याल रखना होता है। आप तुरंत समझ जाते हैं कि कोई ऐसी डायमेंशन है जो आपका सपोर्ट कर रही है। भले ही आप उसे देख नहीं सकते, मगर आप उसके तल पर। टिम विश्वास करते हैं कि एक चौथी डायमेंशन यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्य को समझने में उनकी मदद कर सकती है। डार्क मैटर का रहस्य। बीते कुछ सालों में हम जान चुके हैं कि जब हम दुनिया की सारी चीजों को समेट कर रखने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीजें हमें नहीं मिलती है। हम जरूर उन्हें ग्रेविटी से जुड़ता हुआ देखते हैं, मगर उसके अलावा उनकी कोई और निशानी नहीं है। वैज्ञानिक डार्क मैटर के अस्तित्व को सच मानते हैं क्योंकि ये गैलेक्सी में तारों के घूमने को प्रभावित करता है। उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ताकतवर है कि उस हिसाब से डार्क मैटर नॉर्मल मैटर से 5 गुना भारी होगा। हमें डार्क मैटर के सही गुणों का पता नहीं है, पर कई तरीकों से उसे समझाने की कोशिश की जा रही है। मैं डार्क मैटर की थ्योरी को एक्स्ट्रा डायमेंशन से जोड़कर देखता हूँ। टिम के हिसाब से डार्क मैटर का होना 4th डायमेंशन में होने का सबूत है। एक ऐसा डायमेंशन जिसे देखना हम लोगों के लिए लगभग असंभव ही है। तो एक्स्ट्रा डायमेंशंस को समझने के लिए एक बोट की एंकर लाइन का उदाहरण दिया जा सकता है। आप एक लाइन को देखते हैं जो एक लंबा पतला ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि उसमें चौड़ाई भी है। आपके पास एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन होगी। अगर आप उसे पकड़ लेंगे, पास से देखने पर वो सिलेंडर जैसी दिखाई देती है और आप उसके चारों तरफ घूम सकते हैं। अगर दूसरे कण इस सिलेंडर के आसपास घूम रहे हैं और अगर वो बेहद छोटे हैं तो हमें लगेगा कि जैसे वो घूम ही नहीं रहे हैं। हर पार्टिकल जो मूव करता है उसमें एनर्जी होती है और फिजिक्स के सबसे फेमस इक्वेशन के हिसाब से अगर आपके पास एनर्जी है तो आपके पास वजन भी होगा। उसने ही टिम को डार्क मैटर को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित किया और अब हम उनसे कैसे 4th डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं इस पर काम हो रहा है। तो फोटॉन्स लाइट के कण होते हैं, और अगर एक नई डायमेंशन हो जिस पर फोटॉन्स ट्रैवल कर सकते हो तो हमें असल में एक डार्क मैटर कण उन मासलेस कणों से मिल सकता है। हम उन्हें उस एक्स्ट्रा डायमेंशन में चक्कर लगवा सकते हैं। अगर टिम सही है तो डार्क मैटर लाइट से बना हुआ है जिसमें अरबों वजनहीन कण 4th डायमेंशन में तेजी से छोटे चक्रों में घूम रहे हैं। इस वजह से हम उन्हें देख नहीं पा रहे। मगर कब और कैसे ये पार्टिकल्स हमारी 3D दुनिया को छोड़कर 4th डायमेंशन में दाखिल हुए? आपको इसे समझने के लिए पार्क में गोल घूमने वाले झूले को समझना होगा। अगर वो बहुत तेज घूम रहा है तो किसी बच्चे को उस पर चढ़ने के लिए उसी की स्पीड को मैच करना होगा। लेकिन अगर वो झूला इतनी तेजी से घूम रहा है जिसमें कोई बच्चा दौड़कर पहुंच नहीं सकता तो वो कभी उस पर सेफली नहीं चढ़ पाएगा। आज हमारे पास जितने पार्टिकल्स हैं उनमें उतनी एनर्जी नहीं होती है, लेकिन जब ब्रह्मांड नया था तब वो काफी छोटा और गर्म था। तब कणों के पास काफी एनर्जी होती थी जिससे वो एक्स्ट्रा डायमेंशंस में घूमकर पहुंच सकते थे। बिग बैंग के ठीक बाद एनर्जी से चार्ज काफी सारे पार्टिकल्स 4th डायमेंशन में दाखिल हो गए और वो तब से ही वहां हैं जिन्हें आज हम डार्क मैटर कहते हैं। मगर टिम को लगता है कि उन्हें वहां से निकाला जा सकता है और अगर बाहर आकर वो हमें 4th डायमेंशन के होने का सच्चा सबूत दे सकते हैं। अगर 2 फोटॉन्स इस डायमेंशन में विपरीत चक्कर लगा रहे हों तो वो कई बार एक दूसरे से टकरा सकते हैं और जब भी वो एक दूसरे से टकराते हैं तो उनसे एक तरह की एनर्जी रिलीज करके वो हमारे 3rd डायमेंशन दुनिया में आ जाते हैं। भले ही घटना काफी रेयर है मगर इससे कोई ना कोई सिग्नल तो क्रिएट होगा ही होगा। इंजन स्टार्ट, तो चलो। 2008 में नासा ने फर्मी टेलीस्कोप लॉन्च किया था। इसका मकसद अंतरिक्ष में कई तारों में होने वाली टक्कर इत्यादि से बनने वाले गामा रेडिएशन को पकड़ना था, लेकिन इससे कि टकराते हुए फोटॉन्स के सिग्नल को भी पकड़ा जा सकता है।
तो इससे जैसा डेटा मिलता है उसके हिसाब से हम गामा रे क्लाउड्स को ढूंढते हैं और डार्क एनर्जी का पता लगाते हैं। फर्मी ने ऑलरेडी हमारी गैलेक्सी के केंद्र से बाहर आते हुए गामा रेडिएशन के तूफान को खोज लिया है, लेकिन ये सिग्नल 4th डायमेंशन से आ रहे हैं। इस बात की पुष्टि करने में अभी और सबूत लगेंगे। तो मेरे हिसाब से हम शायद कल ही 4th डायमेंशन होने की घोषणा कर सकते हैं और कामयाब कहला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम असल में वो कामयाबी कब प्राप्त करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज की परिस्थितियां पहले से काफी बेहतर हैं। फर्मी टेलीस्कोप लगातार सबूत जुटाता रहेगा। ये इसके काम को 2015 तक करता रहेगा, लेकिन 4th डायमेंशन के होने के सबूत इतनी दूर से आए ऐसा जरूरी नहीं है। आज हम इन्हें हमारे सबसे बड़े आविष्कारों में से एक स्विस एल्प में ढूंढ रहे हैं। विज्ञान का मकसद हमें प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों को गहराई से समझाना है, और विज्ञान में कोई भी चीज स्ट्रिंग थ्योरी से ज्यादा गहरी नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड का हर पार्टिकल जिसमें एनर्जी और मैटर है वो असल में एक छोटी सी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। ऐसी स्ट्रिंग जो सिर्फ 3 डायमेंशन में ही नहीं बल्कि 9 डायमेंशंस में वाइब्रेट करती है। और अगर स्ट्रिंग थ्योरी सही है तो स्पेस के हर बिंदु पर 6 नई डायमेंशंस होंगी जो बेहद जटिलता से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये छुपी डायमेंशंस फिजिक्स के सारे रहस्यों को खोल सकती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। भले ही इस थ्योरी को आए 40 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसके पक्ष में अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला है। हजारों वैज्ञानिक उस सबूत को खोजने में लगे हुए हैं। जेनेवा में एल्प्स पहाड़ों के नीचे LHC यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल मौजूद है। ये एक 17 मील लंबा रेस ट्रैक जैसा कॉरिडोर है जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की टक्करें जबरदस्त शक्ति के साथ करवाई जाती है। कैलटेक में फिजिक्स की प्रोफेसर मारिया स्पेरोपेलो अपने कॉलेज के दिनों से ही इन एटम स्मैशर्स पर काम कर रही है। उन्होंने करोड़ों कणों को टक्करों के बाद इन डिटेक्टर्स के अंदर बिखरते देखा है। मेरे ख्याल से LHC दुनिया का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला साइंटिफिक प्रोजेक्ट है जो मानव इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है। हम 1 सेकंड में करोड़ों टक्करें करा देते हैं और उनसे मिलने वाला डेटा रिकॉर्ड करना ही काफी जटिल काम होता है। मारिया और उनके साथी रोज इस डाटा के पहाड़ को खंगाल कर उनमें से ऐसे दर्जनों पार्टिकल्स को अलग करते हैं जो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहे जाते हैं, मगर उन्हें कभी भी ऐसी स्ट्रिंग्स नहीं मिलती जो इन पार्टिकल्स से अलग हो। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि शायद ये वाइब्रेशंस एटम से करोड़ों गुना छोटी होंगी। दूसरे शब्दों में, अगर परमाणु का साइज सोलर सिस्टम जितना बड़ा है तो स्ट्रिंग का साइज बल्ब जितना बड़ा होगा, और कोई भी चीज जितनी छोटी होती है उसे देखने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगती है। LHC में तेजी से टकराने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्पीड काफी ज्यादा है। इन पाइप से वो कण इतनी तेजी से टकराते हैं कि लाइट की तेजी भी उनके सिर्फ 8 मील प्रति घंटा ही ज्यादा होती है। मगर इन मूलभूत स्ट्रिंग्स और इनकी डायमेंशंस को देखने के लिए हमारी समझ से कहीं ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम एक ऐसा कोलाइडर बनाना चाहते हैं जो स्ट्रिंग पैदा करेगा, उसके लिए आपको LHC से कई गुना ज्यादा एक्सेलरेटर बनाना पड़ेगा, शायद पृथ्वी की परिधि से भी बड़ा या संभवतः मिल्की वे जितना बड़ा। लेकिन कोई तो तरीका होगा जिससे स्ट्रिंग थ्योरी और उनके साथ आने वाली 6 डायमेंशंस वाली बातें साबित की जा सके। ऐसा तरीका जिससे हमें उन छोटी स्ट्रिंग को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। जो पोल्चेंस्की दुनिया के माने हुए स्ट्रिंग थ्योरिस्ट है। दूसरे फिजिसिस्ट की तरह ये भी अपनी प्रेरणा प्रकृति से ही लेते हैं। यहाँ नेचर के बीच घूमना सचमुच शानदार है। ये मुझे सोचने का वक्त देता है।
जब आप एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां से आपको चीजें बड़े नजरिए से देखने को मिलती हैं। जॉय स्ट्रिंग थ्योरी के मामले में दुनिया के किसी भी शख्स से ज्यादा गहरा उतर चुके हैं और वो जानते हैं कि इसके समीकरणों में कुछ हिस्सा छूटा हुआ है। तो हम जानते हैं कि नेचर के बिल्डिंग ब्लॉक्स बेहद छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि ना हमने कभी उन्हें देखा है ना देख पाएंगे। लेकिन अगर वो इतने छोटे हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कहां पर हैं? और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन बातों से जो समीकरण बने, उन्हें हल करने से हमें जो जवाब मिला वो हमारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग था। हमें पता चला कि दिक्कत ये थी कि सिर्फ स्ट्रिंग से काम नहीं चलने वाला था। समीकरणों से हमें पता चला कि यहाँ कुछ और भी है, कोई चीज या कुछ और ही। 1995 में सालों गणित में माथापच्ची करने के बाद जॉय ने स्ट्रिंग के ओरिजिन का पता लगा डाला। उन्होंने इन ऑब्जेक्ट्स को डी ब्रेन कहा। तो हम हाइकिंग करते हुए यहाँ प्रकृति के बीच आ गए हैं। मेरे सामने एक सुंदर सा मकड़ी का जाल है जो हमारे आइडिया को समझा सकता है। तो डी ब्रेन ऐसे ही हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 2, 3 या उससे ज्यादा डायमेंशंस के, और ये जाल 2 डायमेंशनल है। ये किसी शीट की तरह फैल और सिकुड़ सकता है, ऐसे ही डी ब्रेन भी फैल और सिकुड़ सकते हैं। हालांकि ये परफेक्ट मॉडल नहीं है क्योंकि इस जाल की शाखाएं आपस में जुड़ी हैं, पर डी ब्रेन आगे फैलते चले जाते हैं। वो बिल्कुल कॉस्मिक साइज के हो जाते हैं, यूनिवर्स के एक से ज्यादा हिस्से तक फैल सकते हैं। लेकिन गौर से देखें तो पाएंगे कि इस जाल की सभी शाखाएं डी ब्रेन की तरह बीच में आकर जुड़ती हैं। जॉय की थ्योरी के हिसाब से डी ब्रेन्स स्ट्रिंग थ्योरी के गणित में पढ़ने वाले 9 में से किसी भी डायमेंशन में हो सकते हैं। हमारा पूरा ब्रह्मांड भी एक 3 डायमेंशन ब्रेन में हो सकता है। स्ट्रिंग का एक ऐसा ब्लॉक जिसमें शायद यूनिवर्स का सारा मैटर कैद है। अब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रिंग्स कैसे काम करती हैं। तो संभवतः इसे बनाने वाली डायमेंशंस हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी होंगी, यानी इतनी बड़ी कि जिसमें हम एस्ट्रोफिजिक्स यानी स्पेस में जो चीजें मौजूद हैं उनकी फिजिक्स को भी देख सकते हैं। जॉय की खोज के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आशा की नई किरण मिली है। वो ऐसा मानते हैं कि जल्द ही वो एक्स्ट्रा डायमेंशन को भी खोज निकालेंगे। अगर आप, मैं और आसमान का हर सितारा और ब्रह्मांड की हर गैलेक्सी 3 डायमेंशन ब्रेन में कैद है, तो 4 डायमेंशन कोई मिट्टी का कण नहीं होगी। ये इससे कई गुना बड़ी होगी। एक्स्ट्रा डायमेंशन की खोज वैज्ञानिक इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकती है, क्योंकि जो परीक्षण उनके होने को साबित कर सकते हैं वही पृथ्वी पर ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकते हैं। इस धरती पर 1609 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप से जुपिटर के उपग्रहों को देखा। उसके द्वारा खोजे गए वो 4 प्रकाशीय उपग्रह जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते थे, ब्रह्मांड को लेकर हमारी सोच बदल दी। मगर एक्स्ट्रा डायमेंशंस को खोजने का काम गैलीलियो के उपग्रह को खोजने से भी ज्यादा कठिन होने वाला है। लेकिन अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो वो हमारे ब्रह्मांड को लेकर सारी समस्याएं सुलझा देगा। ये करीने से बैलेंस किए गए उपकरण ही शायद एक्स्ट्रा डायमेंशन को खोज सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के बेसमेंट में रखे गए हैं और इस व्यक्ति ने इन्हें यूं रखा है। एरिक एडलबर्गर छोटी सी टीम के साथ पिछले 10 सालों में इस टॉर्जन बैलेंस को इस उम्मीद से आगे पीछे होता हुआ देख रहे हैं कि किसी रोज ये 3 से ज्यादा डायमेंशन होने का सबूत दे देगा। ग्रेविटी कमाल की चीज है। यह उन फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है जिनके बारे में आम फिजिसिस्ट को पढ़ाया जाता है। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी पर अपनी थ्योरी दी और बाद में हमारे सोलर सिस्टम ने उसे प्रूव किया। लेकिन उस थ्योरी को शॉर्ट डिस्टेंस पर अभी भी मान्यता नहीं मिली है। लेकिन इन्हीं शॉर्ट डिस्टेंसेस पर ही तो सारा गदर मचा हुआ है। एरिक जिन फोर्सेस को मापना चाह रहे हैं वो काफी कमजोर हैं। भले ही ये लैब अंडरग्राउंड है, मगर उनका डेटा रेलगाड़ियों के शोर और कई किलोमीटर ऊंचे उड़ रहे एरोप्लेन से भी बिगड़ जाता है।
हम जिन फोर्सेस को माप रहे हैं वह बेहद सूक्ष्म हैं। इसे समझने के लिए सोचिए जैसे आपने एक पोस्टल स्टैम्प को करोड़ों टुकड़ों में बांट दिया है और फिर उसमें से किसी एक टुकड़े का वजन माप रहे हैं। हम इतने हल्के फोर्सेस को मापने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स छोटे डिस्टेंस पर न्यूटन के लॉस से अलग हो जाते हैं तो ये एक सीधा इशारा है कि एक्स्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन सच में है। ये ऐसी प्रेरणा है जिसे एरिक लैब के बाहर अपने शौक के बीच पाते हैं। ये उनका एक बेहद नाजुक शौक है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। देखिएगा ग्रेविटी और पानी कैसे अलग अलग डायमेंशन पर अपना असर छोड़ते हैं। मेरे पास पानी की एक स्थिर धारा है जो इन दो आउटलेट से गिरती है, जो पहले से दूसरी पर गिरकर एक चैनल पर गिरती है, फिर जमा हो जाती है। यहां सब कुछ वन डायमेंशनल है। हमने दूसरे चैनल को पहले के मुकाबले 2 गुना लंबा बनाया है और हम इस वन डायमेंशनल बकेट में जमा हुए वाटर लेवल की तुलना दूसरे बकेट से करेंगे जहां उसे 2 गुना ट्रेवल करना पड़ता है। पानी की वह मात्रा जो लंबे वन डायमेंशनल पाइप से आई वह छोटे पाइप से जमा हुए पानी के बराबर ही है। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर ग्रेविटी एक डायमेंशन में काम कर रही हो तो वह पास और दूर रखे दोनों ऑब्जेक्ट्स पर सेम फोर्सेस ही लगाएगी। तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है जब वाटर 2 डायमेंशन में फ्लो करता है। हमारे 2 डायमेंशनल एक्सपेरिमेंट में वह बीकर जो पास था उसमें दूर रखे बीकर से 2 गुना पानी जमा हुआ। और अगर इन दोनों बीकरों पर ग्रेविटी के असर को मापा जाए तो हम समझ जाएंगे कि हम 2D में हैं, क्योंकि यहां 2 गुना पानी जमा हुआ है। और अब देखेंगे क्या होता है जब पानी 3 डायमेंशन में फैलता है। जब पानी 3 डायमेंशंस में फैलता है और आप उन दोनों बकेट्स को सोर्स के मुकाबले 2 गुना करीब रखते हैं तो उनमें 4 गुना ज्यादा पानी भरता है। तो अगर हम तीनों डायमेंशंस के बकेट को साथ में देखते हैं तो पाते हैं कि 1 डायमेंशनल में वाटर लेवल सेम था, 2D में 2 गुना और 3D में 4 गुना ज्यादा था। तो सोचिए अगर हम 4D में रहते तो देखते कि पास वाले बीकर में 8 गुना ज्यादा पानी भरा होता। जितनी ज्यादा डायमेंशंस हमें मिलेंगी उतनी ही दूरी पर फोर्स का असर बदलता चला जाएगा। हमने 50 माइक्रोन की दूरी पर भी ग्रेविटी को मापा है। यह आपके बाल की मोटाई से भी आधी दूरी है और अब तक तो न्यूटन पूरी तरह से करेक्ट है। अगर एरिक इस तरह बढ़ते रहे तो शायद एक दिन अचानक से वो एक्स्ट्रा डायमेंशन की दुनिया को खोज लेंगे। मेरे ख्याल से 50 से 10 माइक्रोन की बीच की दूरी ही काफी रहस्यमयी है और यह ही हमें आगे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए प्रेरित करती है। दुनिया के दूसरी तरफ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में पार्टिकल फिजिसिस्ट मरिया स्पिरिपुलो भी ग्रेविटी के फोर्स में आश्चर्यजनक परिवर्तनों को खोजने में लगी हुई है और अगर उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो वो कुछ ऐसा बना लेंगी जिसे पृथ्वी पर आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, एक ब्लैक होल। इस बात की संभावनाएं हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट से माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स बनाए जा सकते हैं और ये तारों के मरने से तैयार होने वाले ब्लैक होल जिसमें कोर इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है कि उसकी ग्रेविटी से कोई बच नहीं पाता। पर मारिया एक माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल की तलाश कर रही है। अगर LHC 2 कणों को इतनी तेजी से पास ले आए कि ग्रेविटी कमजोर पड़ जाए और एक्स्ट्रा डायमेंशन असरदार हो तो उनकी टक्कर से वो मर्ज होकर एक छोटा सा सब एटॉमिक ब्लैक होल तैयार कर लेंगे। लेकिन ये सुनकर अभी आप मार्स पर भागने का प्लान मत बनाइएगा। वो मानती है कि एक्स्ट्रा डायमेंशन किसी समांतर दुनिया में जाने का दूसरा रास्ता हो सकती है।
एक्स्ट्रा डायमेंशंस को आसानी से नहीं देखा जा सकता। अगर वो देखी जा सकती तो हम काफी वक्त पहले ही उन्हें खोज चुके होते। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हम कभी भी उन्हें खोजने लायक तकनीक नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा डायमेंशंस खुद अपने आप को रिवील करेगा, क्योंकि वो शायद हमें एक समांतर दुनिया से अलग कर रही है। शायद सिर्फ 1 ट्रिलियन इंच की दूरी पर ही एक पूरा नया ब्रह्मांड बसा हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लीजा रैंडल एक्स्ट्रा डायमेंशन के बारे में एक नया विचार रखती है, और शायद उनके इस विचार से हमारा यूनिवर्स को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी से शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स 9 डायमेंशंस में होने वाली वाइब्रेशन मात्र है। फिर उन्होंने जॉय पोल्चेंस्की के विचार को जोड़कर समझाया कि शायद ये स्ट्रिंग हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजों और वाइब्रेशन को जोड़कर ब्रेन जैसा 3D स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। देखिए, 2 तरह की स्ट्रिंग्स होती है। पहली जिसमें सिरे होते हैं और दूसरी जो क्लोज्ड लूप वाली होती है, जैसे रबर बैंड्स। और सिरों वाली स्ट्रिंग्स में दोनों सिरों को कहीं न कहीं होना पड़ता है। वो यूं ही किसी और डायमेंशन में नहीं जा सकते, उन्हें ब्रेन के तल पर होना होता है। और अगर ऐसा सही है तो उस स्ट्रिंग से जुड़े हुए पार्टिकल भी उस ब्रेन में मौजूद होंगे। और अब तक हमें जितने भी मैटर और उनके फोर्सेस के बारे में पता चला है, वो सभी ऐसी ही एक ब्रेन में कैद हो सकते हैं। लेकिन ग्रेविटी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी कभी भी ओपन एंड स्ट्रिंग्स पर नहीं होती। वो हमेशा क्लोज से जुड़ती है, जहाँ कोई सिरा खाली नहीं होता। ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है जो इसे ब्रेन से जोड़े। क्लोज स्ट्रिंग कहीं भी हो सकती है। लीजा के समीकरणों से पता चलता है कि ग्रेविटी शायद इतनी कमजोर क्यों है, क्योंकि क्लोज लूप स्ट्रिंग के ग्रेविटेशंस जो इसे कैरी करते हैं, वो हमसे शायद एक 4th डायमेंशन के द्वारा खींचकर अलग कर दिए गए हैं, और इसका सारा असर वहाँ पड़ता है। आप मेरे पीछे मौजूद इन दोनों बिल्डिंग्स को 2 ब्रेन्स की तरह मान सकते हैं, और शायद हम इनमें से एक में ही रह रहे हैं, और ग्रेविटी का असल असर दूसरी पर हो रहा है, जिसकी वजह से हम ग्रेविटी की कम क्षमता को ही महसूस कर पाते हैं और उसके कमजोर होने के कारण को समझ सकते हैं। ग्रेविटॉन्स हमारे ब्रेन और 4th डायमेंशन के बीच में फ्रीली फ्लो करते हैं, लेकिन उस समांतर दुनिया की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ के स्पेस और हमारे स्पेस से करोड़ों गुना छोटा कर चुकी है, और इन दोनों ब्रेन्स के बीच काफी कम जगह रह गई है। और जब ग्रेविटॉन्स एक डेंस ब्रेन से एक कम डेंस ब्रेन में पहुंचकर फैलते हैं, तो वो बेहद कमजोर हो चुके होते हैं। जब आप एक से दूसरी डायमेंशन में जाते हैं, तब चीजें वापस बंटना ही शुरू होती हैं। अब जो चीज वहाँ काफी भारी है, यहाँ काफी हल्की हो जाती है, और इससे ग्रेविटी के कमजोर होने का कारण समझ में आता है। लीजा रैंडल का मत है कि एक छोटी सी दूरी ही हमें 4th डायमेंशन से अलग किए हुए है, और वहाँ ग्रेविटी नेचर के दूसरे फोर्स की तरह ही स्ट्रॉन्ग है। यही तथ्य आज फिजिक्स को नई राह दिखा रहा है। जिनेवा में मौजूद लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर जल्द ही 2 बीम्स आपस में टकराकर शायद ये साबित कर देंगी कि ये पतली सी डायमेंशन शायद सचमुच में है। अगर ये बात सही है तो हम ऐसे पार्टिकल्स बना पाएंगे जो थोड़े मोमेंटम के साथ दूसरी डायमेंशन में एंटर करेंगे। जाहिर है हम दूसरी डायमेंशन को नहीं देख सकते, मगर पार्टिकल्स के वजन को समझ सकते हैं, और अगर इनके टकराने से उनके वजन पर असर पड़ता है तो उससे बनी हुई एनर्जी 4th डायमेंशन में ही गई होगी। हम ऐसा मान सकते हैं। बात को नकार देती है। उनके हिसाब से वो संख्या बस एक ही है। आप एक यूनिवर्स कैसे बनाएंगे? क्या आपको 2 डायमेंशन चाहिए होंगी, 4, 9 या ज्यादा? ये वो बेसिक सवाल है जिन्हें वैज्ञानिक हमारे अस्तित्व को जोड़कर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अक्सर सबसे सिंपल जवाब ही सबसे कठिन जवाब लिए होते हैं। मगर यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्रेक्ट की फिजिसिस्ट रेनाटे लॉल को इस मामले पर संदेह है। बिल्कुल, स्ट्रिंग थ्योरी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ब्रह्मांड में कई डायमेंशंस हैं, तो हमें सिर्फ कुछ ही क्यों दिखाई देते हैं? अच्छा होगा अगर हमें भी सभी दिखाई दे।
लेकिन ऐसा करना काफी कठिन है क्योंकि अब तक ऐसा कोई नहीं कर पाया है। रेनाटे का मानना है कि स्ट्रिंग थ्योरी से पता चली एक्स्ट्रा डायमेंशन की बात समीकरणों में हुई महज एक हेरा फेरी है और ये थ्योरी सरासर झूठी है। हालांकि ये ऐसे सवाल खड़े करता है कि हम उन डायमेंशंस का यूज कब और कैसे कर सकते हैं। रेनाटे लोल की एक्स्ट्रा डायमेंशन को लेकर नापसंदी सीधे उस रहस्य पर ही चूट करती है जिसकी मदद से उसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था, ग्रेविटी का रहस्य। आइंस्टाइन ने समझाया था कि ग्रेविटी को हम बड़े ऑब्जेक्ट्स पर स्पेस के बेंड होने की प्रक्रिया को देखकर समझ सकते हैं। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मॉडर्न फिजिक्स का एक मास्टरपीस मानी जाती है, लेकिन उसने भी एक बड़ी समस्या को नहीं सुलझाया कि ग्रेविटी कैसे छोटे स्तर पर स्पेस को प्रभावित करती है। तो अगर आप माने कि सबसे छोटे लेवल पर जब ऑब्जेक्ट्स पर केवल ग्रेविटी का ही असर होता है, तब ग्रेविटी का असर कैसा और कितना होगा, इसे समझने के लिए आपको आइंस्टाइन के समीकरण का बेहतर रूप लाना होगा, क्योंकि वो भी इसे कवर नहीं करते हैं। रेनाटे ने इस चुनौती को स्वीकारा और वो ग्रेविटी के नए लॉज बनाने में जुट गई जो सबसे छोटी दूरियों पर भी काम कर सकेंगे, और वो इनकी जांच कंप्यूटर सिमुलेशन से कर रही है। उन्होंने स्पेस के माइक्रोस्कोपिक पॉइंट्स के कलेक्शन से शुरुआत की और उन्हें ग्रेविटी के असर के आधार पर जोड़ने की कोशिश की। दूसरे शब्दों में वो स्पेस को बड़ा कर रही है। आखिरी बार लगभग 13.7 बिलियन साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। यह एक महान घटना का हिस्सा था जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, द बिग बैंग। रेनाटे छोटे लेवल पर काम कर रही है, मगर जिस माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स को वो बना रही है उसमें कुछ विचित्र प्रॉपर्टीज भी होने वाली है। अगर आपको स्पेस या स्पेस का एक टुकड़ा दे दिया जाए और आपको उसके बारे में जानना हो और खास तौर पर डायमेंशन को समझना हो, तो जो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं वो ये है कि आप स्याही की एक बूंद उस पर गिराएं और गौर करें कि वो कैसे फैल रही है। पानी के अंदर स्याही 3 डायमेंशंस में फैलती है, ब्लोटिंग पेपर पर वो 2 डायमेंशंस में। और जब रेनाटे ने उन्हें अपने कंप्यूटर सिमुलेशन में चेक किया था, वो कुछ यूं फैली। देखिए अभी क्या होने वाला है। ये हमारी अपेक्षा से कम फैला। इसका मतलब ये है कि ये डायमेंशन हमारी अपेक्षाओं से काफी छोटी है, 3D से भी छोटी। रेनाटे के सिमुलेशंस भले ही ऐसे लगे जैसे 3 नए डायमेंशंस हैं, मगर असल में वो सभी एक ही है। अगर ग्रेविटी को लेकर उनकी खोज सही हुई तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड स्पेस सच में सॉलिड है ही नहीं। सूक्ष्मतम स्तर पर वो एक डायमेंशन की करोड़ों लाइन से ही बना होगा। तो क्या यही ब्रह्मांड के बनने का वो अटल सत्य है, या सिर्फ एक ही डायमेंशन है? तो बात ये है कि आप सोच सकते हैं कि सभी डायमेंशन फिक्स्ड हैं और गॉड गिवन है जो बस मौजूद है, मगर सूक्ष्म स्तर पर देखें तो जो चीज सामने आती है वो बहुत चौंकाने वाली है। जब आप गहराई में पहुंचते हैं, स्पेस की छोटी छोटी डायमेंशंस बढ़ती जाती हैं। रेनाटे की इस 1 डायमेंशनल थ्योरी से दूसरे वैज्ञानिक खुश नहीं है। वो ब्रह्मांड को कई डायमेंशन में बटा हुआ मानते हैं, लेकिन सच अभी भी छुपा हुआ है, मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। हम सचमुच इसे सुलझाना चाहते हैं। इसका कोई तो जवाब होना ही चाहिए जो हमें बता सके कि स्पेस में कोई छुपा हुआ मैटर है, फिजिक्स या फोर्स है जिसके बारे में हम जान नहीं पाए हैं। कुल मिलाकर कोई तो ऐसी थियरी या कुछ तो ऐसा होगा जो इस प्रकृति को या जो भी हम देखते हैं उसे समझा सके, और मुझे लगता है कि हम उसे जानने के बेहद करीब हैं। तो अगर आपके पास शॉकिंग सवाल हैं तो उनके बेस पे शॉकिंग आंसर्स आपको वक्त के साथ मिलेंगे, जिन्हें आप शायद अपना लेंगे। क्या दुनिया में 9 डायमेंशंस हैं या सिर्फ एक? क्या हिडन स्पेस गायब है
या छोटे लूप्स में बटा हुआ है, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम एक बात को लेकर श्योर हैं कि जिस 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रहने की हम कल्पना करते हैं वो सिर्फ हमारा दृष्टिकोण है। असल सच तो शायद इससे काफी अलग हो सकता है।